नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं तानिया रस्तोगी, डायरेक्टर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, चेयरमैन हैं हल्दी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं। बीरेन वकील साहब हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ। और अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। 300 रुपये से ज़्यादा गोल्ड के दाम गिरे हैं और चांदी की कीमतों में भी आज तेज़ गिरावट आई है। और इस वक्त MCX पर चांदी का भाव 750 रुपये से ज़्यादा नीचे है। सवाल यह है कि फेड चेयरमैन ने जो बात कही है ब्याज दरों को लेकर कि आगे भी दरें बढ़ेंगी, महंगाई को लेकर चिंता जताई है, डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है, क्या इसका इम्पैक्ट अभी और बुलियन पर दिखेगा? यही सवाल, पहला सवाल तान्या जी आपसे मेरा होगा। क्या डॉलर की मजबूती और फेड चेयरमैन के बयान का इम्पैक्ट गोल्ड पर आ चुका है पूरी तरह से, या अभी आना और बाकी है? मृत्युंजय जी, गोल्ड पे मैं कहूँगी अभी जैसे डेटा अच्छा आया है और उन्होंने चूज किया, मतलब इट वाज अ लिक्विडिटी चॉइस, बट उन्होंने चूज किया प्राइस को स्टेबलाइज करना rather than ग्रोथ। तो अभी ये नीजर रिएक्शन है जो 300 गया है, लेकिन अभी और एक्सपेक्टेड है बिकॉज ये मूव से अज्यूम करा जाएगा कि इकोनॉमी बेटर होएगा, तो डॉलर में अभी और इजाफा आ सकता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1700 से 1700 डॉलर तक भी कंसोलिडेट हो जाए सोना, बट ये मिड टर्म तक ही मतलब ये वीक पे तो शॉर्ट करना है कुछ ऑप्शन, बट ये मिड टर्म ऑप्शन ही गोइंग फर्दर हम लोग देखें लॉन्ग टर्म में थोड़ा और जाएं तो ये थोड़ा नेगेटिव ही अप्रोच है, क्योंकि ये फिएट करेंसी का जो धब्बा है यूएस डॉलर का, वो उसको हटने का अच्छा रीजन आएगा, क्योंकि यूएस डेफिसिट इस टाइम काफी हाई पर है। इट इज नियरिंग इट्स 5% मार्क, थ्रेशोल्ड मार्क होता है, इट इज नियरिंग दैट। तो अब आप देखिए कि देयर आर लॉट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो ऑलरेडी स्वैप लाइन करेंसी स्वैप लाइन डेवलप कर रही हैं ताकि डॉलर से एस्केप हो सके, यूज ना आए। तो ये सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी थोड़ा दिन और कंसोलिडेट होगा, लेकिन बहुत लंबा इसका फ्यूचर मुझे लगता है कि आगे चल के वापस गोल्ड पर अच्छा इफेक्ट है। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर। लेकिन बीरेन जी, अगर मैं आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं सर, तो इस भाव पर गोल्ड आपको क्या बाइंग के लिए अट्रैक्टिव दिख रहा है? जरूर करूंगा। जैक्सन हॉल मीटिंग के बाद थोड़ा मैं सेल साइड का रुख में हूँ। लास्ट फ्राइडे भी मैंने सेल साइड का ही कॉल दिया था, और अगर कोई ट्रेडर को काम करना है तो अभी इस करंट पे एग्रेसिव ट्रेडर तो इस भाव पे भी शॉर्ट जा सकता है। नजरिए ट्रेडर को 51,000 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ से 300-400 की गिरावट 2-3 दिन में दिख सकती है। अच्छा, इंट्राडे के लिए अनुज जी आपका क्या व्यू है गोल्ड पर? आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, हमने जब देखा था जैक्सन होल की मीटिंग के बाद एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में रहा है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि डाउन ट्रेंड ही रहेगा अभी शॉर्ट टर्म में, अगर हम 1 या 2 दिन की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से एक डॉलर इंडेक्स में हमने एक रिएक्शन देखा है, बॉन्ड यील्ड यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो उसका जो नीचे रिएक्शन है वो गोल्ड में भी रहेगा। हमें लगता है कि यहाँ पर गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है करीबन 51,000 के आसपास, ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास ही है। 51 के आसपास बिकवाली करें, 51,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,700 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 1727 डॉलर के आसपास अभी लेवल चल रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड है नीचे 1720 से लेकर 1715 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर हम टेक्निकल देखें तो एक्सपेक्टेड है कि एक बार 1710 से लेकर 1700 तक की भी रेंज यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और फिर वहाँ से हम एक्यूमुलेशन आता हुआ देखेंगे। मगर फिलहाल जो भी मीटिंग हुई है उसका अभी रिएक्शन हमें लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में रह सकता है, और 1700 से लेकर 1710 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली की सलाह हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड आप बेचें। देखिए, दोनों कॉल आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल टारगेट भी सेम है, सेलिंग का लेवल भी सेम है, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। 50,948 का ताज़ा भाव है
और जो बिकवाली का लेवल दिया गया है वो भी करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी कॉल, सटीक कॉल, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अनुज जी भी कह रहे हैं, बीरेन जी भी कह रहे हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। ये तो अच्छा, अब तान्या जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो ठीक है कि डॉलर मजबूत हुआ, उसका निगेटिव इंपैक्ट हमने देखा गोल्ड पर, फेड के बयान का निगेटिव इंपैक्ट देखा, दरें बढ़ेंगी तो गोल्ड गिरेगा, लेकिन रुपए का क्या? रुपया आज ऑल टाइम लो पर गया और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रुपए की कमजोरी और बढ़ सकती है। तो क्या कमजोर रुपए का कुछ फायदा गोल्ड को नहीं मिलेगा एमसीएक्स पर? आप अगर मार्केट सेंटिमेंट में आपको बताना, ये भी एक चीज और चाहूंगी जो मैं पिछली बार हो गया कि ये जो हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ कि काफी वॉचफुल रहता है जो इंडियन क्लाइंट है सोने को लेके, इंडियन हॉबी है जानना, तो वो एक अच्छा इसमें मैं देखूंगी कि मार्केट में ये जो सीजर गिरा एकदम से दर, उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स आया है। मतलब वॉकिंग आना शुरू हुआ है छोटे सामान पे। जो मार्केट हमारा बिल्कुल रुका हुआ था, रिटेल का मार्केट, उसमें अच्छा वॉकिंग वापस आना शुरू हुआ है। तो कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग कि इट इज ऑलरेडी अ गुड रेट। जो हमारा रुपया की वजह से, जो रुपया की वजह से हमको ऑलरेडी जितना इंटरनेशनल मार्केट में फर्क पड़ा उतना हमको यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी कस्टमर ऑलरेडी थिंकिंग कि इट्स ऑलरेडी गुड रेट टू बाय। तो ये अगर पूरा वीक काफी वॉलेटाइल रहना वाला है और सोना जो और गिरने का चांसेस है, तो इट इज अ गुड, मतलब ये एक्सपेक्ट लग रहा है कि हमारे रिटेल मार्केट में इससे अच्छा और वॉकिंग आएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अब हम आते हैं चांदी के ऊपर, सिल्वर के ऊपर। बीरेन जी, चांदी में भी आज ठीक ठाक गिरावट दिखी है। एक तो डॉलर स्ट्रांग है, उसका इम्पैक्ट, चाइना में डिमांड घटने की आशंका है मेटल की, इंडस्ट्रियल मेटल की, उसका इम्पैक्ट, तो और अभी गिरावट आप देख रहे हैं चांदी में? सिल्वर में बिस्मुथल सेल ऑफ का आज असर देखा गया, बट आज एलएमई बंद है यूके हॉलीडे के कारण, तो ये थिनली ट्रेडेड मार्केट है। तो मैं सिल्वर में बाई साइड का मौका आज लेना चाहूँगा। कल एलएमई खुलेगा तो शायद थोड़ी रिकवरी मेटल्स में आएगी, तो उसके साथ शायद रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। एट दिस लेवल मुझे अगर गलती करना है तो बाय साइड की करना है। अच्छा, वाह, ठीक है। तो अनुज जी, आप भी यही गलती करेंगे बाइंग करके चांदी में? देखिए, चांदी 2 साल के लो लेवल पर है और जब ऐसा ट्रेंड बनता है तो मुझे लगता है कि आगे भी चांसेस रहते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और डाउनसाइड आ सकता है। रिसेंटली हमने देखा था कि $19 के एक सपोर्ट को मार्केट ने ब्रीच किया है, करीबन 18 साढ़े $18 के आसपास अब मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक बार बाउंस ले, बट सेल ऑन राइज का मार्केट ही मैं यहाँ पर देखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 साल का मार्केट ने लो ब्रेक किया है तो प्रेशर यहाँ पर है, और जिस तरीके से गोल्ड के प्राइस करेक्ट हुए हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, तो बुलियन पे डेफिनेटली एक प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो करीबन 55,000 के आसपास मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड सिल्वर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में लिया जा सकता है। 55,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 54,200 तक हो सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी सिल्वर में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी में बिकवाली की। 54,200 का टारगेट, 55,000 के भाव पर बेचें, 55,500 का स्टॉप लॉस। चांदी पर तान्या जी, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का? चांदी पे तो पिछली बार मैंने जो कहा था, आई स्टिल मेंटेन माय व्यू कि चांदी पे मुझे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए, बिकॉज गोल्ड जो भी हमेशा जो दोनों का रेशियो होता है, जो वो रेशियो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यही करेगा कि आपका सिल्वर इज it's not even a poor man gold anymore, because gold में ये अच्छा वो नहीं आया है anymore. अच्छा रिटर्न नहीं रहा है पूरा साल अगर आप देखिए, तो वो मेटल ऑल टुगेदर इफ यू सी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लुक्रेटिव रहेगा सिल्वर बाय करना। बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका चांदी पर और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और खबर की। खबर हल्दी को लेकर है और हल्दी को लेकर लगातार अभी बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। एक पक्ष ऐसा है जिनका कहना है कि हल्दी वायदा में गड़बड़ी हो रही है जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा है जिनका ये मानना है या कहना है कि हल्दी वायदा में गड़बड़ी का आरोप पूरी तरह से गलत है और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है और वायदा बंद करने की मांग पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है, निराधार है। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पूनम चंद गुप्ता जी, जो कि चेयरमैन हैं हल्दी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के। पूनम चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हाल ही में कुछ संगठन ने ये लिखा है, सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि हल्दी वायदा में गड़बड़ी हो रही है,
प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही है, फार्मर को नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे आप तो इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना है? हल्दी वायदे से अभी तक तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। लोग जो भी किसानों के हित के, व्यापारियों को हित के रखते हुए ही हम वायदा खोलते हैं। अभी हम 1 अक्टूबर से ही अप्रैल का वायदा खोल देते हैं। उसका कारण मतलब जो किसानों को क्लैरिटी रहेगी, व्यापारियों को क्लैरिटी रहेगी कि आगे मार्केट क्या चलता है क्या नहीं। इस साल भी 10,700 का हमने भाव ऊपर में देखा है। लोग उसका फायदा उठा नहीं सके। वो जो बेचे, जो काम किए, उन्होंने तो काफी फायदा उठाया है। अब जो उठा नहीं सकते उनके दिमाग में यही है कि हल्दी वायदे का जो चल रहा है उससे काफी नुकसान हो रहा है। आज भी अगर अपन देखा जाए तो हाजिर में और वायदे में सिर्फ 150-200 रुपए का फर्क चल रहा है। कभी 100-200 रुपए ऊंचा हो जाता है, कभी 100-200 रुपए नीचे हो जाता है। आज भी अगर नेक्स्ट मंथ का अपन देखें, नियर मंथ का डिफरेंस देखें, 1 से 1.5% का है। वो भी मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। ये सब जो वायदा है, जो फायदा उठा सकता है वो तो उठाना ही चाहिए। अब जो नहीं उठा सकता है वो बोलता है बंद करने से कोई फायदा नहीं है। उल्टा व्यापारियों को, किसानों को इसकी बहुत क्लैरिटी मिलते रहेगी इससे। तो उनका एक तर्क ये है कि किसानों का माल डिपॉजिट नहीं लिया जा रहा है, जो एक्चुअल यूजर हैं, जो फार्मर हैं, उनकी फसल को नहीं लिया जा रहा है एक्सचेंज के ऊपर। ये तर्क, ये बात ठीक है क्या? पूनम चंद जी, आप तो एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं। किसानों का माल बरोबर डिपॉजिट ले रहे हैं, परंतु उनको क्या है, जो पैरामीटर हमारे एनसीएक्स का जो पैरामीटर है उसके लेवल में फिट होना चाहिए। किसी भी जैसे मॉइस्चर है या जो खराब माल है या चूरा है या जो कंकर रहेगा, वो माल हम एनसीएक्स वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर नॉर्म्स के अंदर बरोबर है, फिट बैठता है तो बरोबर हम ले भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ले रहे हैं। निजामाबाद में भी काफी किसानों ने डिपॉजिट किया है यहाँ पर। अच्छा, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जो फ्यूचर मार्केट का रेट का जो आधार होता है वो बेसिकली निजामाबाद का के आधार पर ये प्राइस लिया जाता है, जबकि निजामाबाद का मार्केट बहुत छोटा मार्केट है टर्मरिक का। इस पर क्या कहेंगे? निजामाबाद का मार्केट छोटा नहीं है, सब यहाँ भी 16-17 लाख बोरी की प्रोडक्शन है। हाँ। और सबसे पहले निजाम में ही माल आता है जो मतलब 1 फरवरी से शुरू हो जाता है। और एक पूरा जो बेस रेट है निजामाबाद का ही चलता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में माल आता है उसको एक टाइप का माल बुक नहीं रहता है। मतलब उसका रेंज जो रहता है नीचे में 6,000, ऊपर में 7,500। निजामाबाद का जो माल आता है वो सिर्फ 200-300 रुपए रेंज के फर्क का ही माल आता है। इसके लिए निजामाबाद का ही हमने बेस रेट रखा है। उससे न सांगली वालों को तकलीफ है, न ईरोड वालों को है, क्योंकि सब तरफ मिलते जुलते क्वालिटी आती है। इससे मतलब निजामाबाद रहना कोई गलत नहीं है। नहीं, इसमें उनका ये कहना है कि निजामाबाद का रेफरेंस प्राइस लिया जाता है, लेकिन मई के बाद इस मार्केट में बहुत कम ट्रेड होता है, जबकि मई के बाद भी फ्यूचर मार्केट का प्राइस जो है इसी मार्केट के आधार पर तय होता है, जिससे बाकी जगहों पर नुकसान होता है। उनका कहना है कि जो मराठवाड़ा और तेलंगाना का इलाका है वहाँ का प्राइस भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब उसमें वहाँ का प्राइस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग सेंटर भी तो चाहिए ना। पूरे वहाँ पर सेटअप भी, डिपॉजिट के लिए गोडाउन्स वगैरह पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। फिर भी आपका ये सुझाव सही है, अपन हम रखेंगे मीटिंग में कि अगर दूसरे सेंटर का भी मई के बाद भाव दिया जाए, इसका हम जरूर विचार करेंगे। आखिरी सवाल पूनम चंद जी आपसे, आप चूंकि प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए, होने की जरूरत है? अभी तो हमने काफी सोच समझ कर ही ये फेरबदल किया है। और जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो 1 अक्टूबर से चालू होगा उसमें भी थोड़े सुधार किया है हमने। तो अब ज्यादा फर्क वाली बात ऐसी कुछ नहीं दिखती है, काफी कुछ सही है ये इसमें। और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है बलविंदर का, गंगानगर से जुड़ रहे हैं। पूछिए बलविंदर जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। आज तो आप ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। अरे वाह, बहुत धन्यवाद सर जी। पूछें, सवाल पूछें। गुवार के बारे में पूछना चाहता हूँ। आज ये 150-125 रुपए बढ़ा दिया, फिर घटा दिया। बीकानेर में बारिश नहीं है, जोधपुर में बारिश नहीं है, जैसलमेर में बारिश नहीं है। अच्छा, तो नुकसान काफी हो रहा है, हर जगह आ रही है।
अच्छा, आपसे पहले भी उस दिन बात हुई थी भी आप कॉल करके वीडियो भेज दो। वीडियो किस नंबर पे भेजे हम? अच्छा ठीक है, वीडियो में अभी अपनी टीम को आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए बोलता हूँ, आपसे बात करेंगे। और तीनों अपने यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, वीरेन वकील जी, गुप्ता जी, ये बताएं क्या आगे क्या लग रहा है ग्वार में? हाँ, वीरेन वकील जी आज हैं हमारे साथ। इनफैक्ट ग्वार पर उनकी दिलचस्पी भी रहती है। वीरेन जी, आप तो क्रॉप सर्वे भी करते हैं सर, आपकी रिपोर्ट क्या कहती है क्रॉप को लेकर अभी? इसमें बेसिकली 2 बेल्ट है। एक नहरी इलाका है जिसमें चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ बारिश काफ़ी अच्छी है, वहाँ ठीक ठाक है। और बाड़मेर और बीकानेर, वहाँ स्थिति थोड़ी बराबर नहीं है। बीच में लास्ट वीक में बातें हुई थी कि 1.25 करोड़ फसल आएगी और काफ़ी सेंटिमेंट नरमी का था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सितंबर की बारिश देखे बिना आकलन नहीं करना चाहिए। पके हुए गवार मीन्स तैयार फसल पर अगर हैवी बारिश होती है तो नुकसान की भी संभावना है। तो अभी से वो 1.25 करोड़ बोरी का मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी शायद। एक बात वीरेन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4700 के आसपास का प्राइस है ग्वार का अभी। ये जो 4700 के आसपास का प्राइस है, ये 1.25 करोड़ बैग प्रोडक्शन का प्राइस है या ऊपर नीचे वाला? मेरे हिसाब से ये कम से कम 1 करोड़ के ऊपर वाला प्राइस तो है ही। और थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने थोड़ा ओवरली डिस्काउंट शायद इसको कर लिया है। जो पर्टिकुलर कॉटन मार्केट में हर साल देखा जाता है कि 4 करोड़ से बात शुरू होती है, फिर मॉइस्चर गायब हो जाता है तो 3.20 3.30 पे अटक जाती है। तो अभी जो गवार का जो भी आकलन मैं सुन रहा हूँ बाजार से, इसको अभी मैं फेस वैल्यू पर नहीं ले। अच्छा, एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही, लेकिन एक बार बताइए सर, अगर ये 1.25 करोड़ का प्राइस है 4700 का, तो मतलब क्या प्रोडक्शन अगर बहुत अच्छा होगा तो 1.25 करोड़ ही होगा या उससे ज्यादा भी आप उम्मीद कर रहे हैं? बेसिकली मैं डिमांड सप्लाई और प्राइस का नाता ही नहीं मान रहा हूँ। हमने कोरोना के समय में 1.25 करोड़ बेल कॉटन में भी 40,000 वाला 1 लाख देख लिया। मीन्स जो एक हमारा कंट्री विजडम है वो कहता है कि माल का नसीब मोटा, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो सर नहीं, आपकी बात ठीक है। मेरा पूछने का मतलब ये था कि अगर ये बेस्ट केस सिनारियो वाला प्राइस है प्रोडक्शन का 4728, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या डाउन साइड रिस्क अब नहीं है ज्यादा? अब जो होना है यहाँ से बढ़ना ही है, मतलब ये है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, वो बात से मैं सहमत हूँ कि जितने भी बेरिश फैक्टर थे वो डिस्काउंट हो चुके। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है पराग का, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए पराग जी। सर नमस्कार, पूछिए। सर मैंने गोल्ड 51,828 से बाय किया है। 51,828 में? हाँ सर, तो अभी मुझे कितने दिन और रहना चाहिए इस पे? 51,828 में आपकी बाइंग है गोल्ड में। अभी मार्केट 51,000 के नीचे है। अनुज जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए, हमें लगता है कि इनको एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव ट्रीट कर रहा है और एक्सपेक्टेड है कि एक बार नीचे में 50-400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो या तो ये यहाँ पे निकल सकते हैं और फिर इनको नीचे बाय करने का दोबारा मौका मिलेगा, और अगर ये होल्डिंग की कैपेसिटी रख रहे हैं तो थोड़ा लंबा इनको होल्ड करना पड़ सकता है। नीचे हमें लगता है कि $1,700 के आसपास अगेन इनको एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा, जहाँ पर ये कर सकते हैं। बट अगर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो मेरे को लगता है इनको निकल जाना चाहिए। नीचे इनको 400-500 रुपये नीचे और डिप गोल्ड में देखने को मिल सकती है। राम है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गुजरात से। पूछिए राम। हाँ, मेरे बीरेन जी से सवाल है, सोयाबीन में क्या लग रहा है? बीरेन जी बताइए सर, सोयाबीन में क्या लग रहा है अभी? अभी स्पॉट मार्केट में सोयाबीन गुजरात में करीबन 5800 के आसपास चल रहा है, जो जाके शायद 5100-5200 के आसपास होना चाहिए। ये लातूर कोटा साइड भी मार्केट थोड़ा दबाव में है कि लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड करीबन 25 लाख 30 लाख बचा हुआ है। ग्लोबल सप्लाई अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। सुन रहा हूँ सर, पूछें। सर मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर व्यूअर हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आप ना प्रोग्राम करते हैं लेकिन एनालाइज बिल्कुल नहीं करते। ये अनुज जी बैठे हैं, पिछले 2 साल में सर
सिंगल गोल्ड सिल्वर की इनकी कॉल हिट हुई हो, एक कॉल हिट हुई हो, तीन की आत्मा पे हाथ रखवा के पूछ लो, हर कॉल गलत होती है। ऊपर आती है तो बाइंग करवाते, नीचे आई तो सेलिंग करवाते। ऐसा नहीं है। देखिए अनुज जी की कई कॉल तो अभी हमने पिछले दिनों ट्रैक की हैं, कई सारी कॉल हिट हुई हैं। रात में इनका मैसेज भी आता है अनुज जी का कि हमने जो टारगेट दिया था वो हिट हो गया। ऐसा नहीं है सर, आप रेगुलर देखा करें और अनुज जी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नहीं हुआ हो, लेकिन अनुज जी बहुत मेहनत के साथ आपको कॉल देते हैं। अनुज जी बताइए सर, कोई नई कॉल या इनकी जो शिकायत है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हो सकता है कि इनका जो व्यू है वो मेरे व्यू से मैच ना करता हो सकता है कि ये चाह रहे हो कि मैं सेल कॉल दूं जो उनकी पोजीशन है, या फिर ये बाय चाह रहे हो। हम तो टेक्निकल देख के कॉल देते हैं, और जहां तक कॉल्स के स्टेटस का सवाल है वो मृत्युंजय जी आपके सामने है, व्यूअर्स के सामने है कि हमारा क्या है। अब अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो इनको लाइव मैंने मार्केट में कई बार कॉल्स दिया है जो कि डायरेक्ट टारगेट हिट हुए हैं। अब तो उसमें तो सर अब हम कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ, जहाँ तक मेरा एडवाइजरी का सवाल है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छी कॉल्स दें, और ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है जो कि हम आपको अपडेट भी करते हैं रेगुलरली। ठीक है, अगला सवाल सतीश का है, पूछिए सतीश जी। सतीश जी आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। अभी वीरेंद्र वकील सर ने बोला कि ये भाव 1.25 करोड़ बोरी का भाव है, और सर आने वाले टाइम में 1.25 करोड़ बोरी लोग अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल 1.25 करोड़ भी लगा रहे हैं, 1.5 करोड़ भी लगा रहे हैं अनुमान। पर सर मेरा कहना ये है कि हमारी जो बेल्ट है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसके साथ लगती हुई हरियाणा की जो बेल्ट है सारी, इसमें बरसात इतनी ज्यादा हो चुकी है कि जो फसल है वो हद से ज्यादा खराब हो चुकी है, और किसान परेशान होकर ट्रैक्टर चला रहे हैं अपने खेतों में। अच्छा जी सर, हाँ, बहुत बुरा हाल है। किसान रो रहा है, अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा है। और जहाँ सर बारिश की जरूरत है, जो जैसलमेर, बाड़मेर, जो बिना बेल्ट है, वहाँ बारिश हो ही नहीं रही है सर, और वहाँ सूखे की वजह से फसल खराब हो रही है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा फसल खराब हो चुकी है ग्वार की सर। इसकी मेरे पास वीडियो, आंकड़े सब पड़े हैं सर, पूरे प्रॉपर आंकड़े के साथ मैं आपको ये सबूत दे रहा हूँ आपको फोन पे। बिल्कुल ठीक है। ये बात देखिए, कई लोगों ने ये बात उठाई है और अलग अलग तरह की राय आ रही है। मैं कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखता हूँ, क्रॉप को लेकर अलग अलग राय आ रही है, और हमारी ये कोशिश है कि हम आप तक सही रिपोर्ट पहुँचाएं। आपने जो फीडबैक दिया है उसका स्वागत है। हम अपने लेवल से तहकीकात कर रहे हैं, और हम ये प्रयास करें कि जल्द ही आपको हम एक बड़ी रिपोर्ट क्रॉप के ऊपर दिखाएं कि ताज़ा हालात क्या हैं, क्या वाकई क्रॉप को डैमेज हो रहा है, कहाँ कहाँ डैमेज हो रहा है, कहाँ कहाँ फसल अच्छी है। इस पर जल्दी हम आपको और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आप लोगों के फीडबैक का स्वागत है, आप हमें भेज सकते हैं। आपके पास कोई वीडियो हो, कोई इनपुट हो तो आप निश्चित तौर पर हमें भेजें, हम उसको अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।